Today we are going to start a new chapter, Poets and Pancakes. Chapter number 6 from prose, है ना? Prose section से हम लोग लेंगे next chapter. पोएट्स एंड पैनकेक्स, ये चैप्टर जो है ना किससे रिलेटेड है? फिल्म सिटी से रिलेटेड है। और जैसे फिल्म सिटी से अगर रिलेटेड है तो उसमें जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनकी बहुत वैल्यू होती है, बहुत इम्पोर्टेंस होती है। वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं फिल्म को बनाने के लिए, क्योंकि जो हमारे सामने हम फिल्म के एक्टर्स और एक्ट्रेस को देखते हैं या ड्रामे के हम हीरोइंस को देखते हैं या हीरोज को देखते हैं, तो उनका गेटअप जो होता है वो गेटअप को उन लोग जो लेकर आते हैं तो वो डिपेंड करता है मेकअप आर्टिस्ट के ऊपर, और वो किस तरह से मेकअप की कैरेक्टर की क्या डिमांड है। अगर आपको महारानी का रोल दिया गया है तो आप ऐसे साधारण कपड़ों में जाकर महारानी का रोल नहीं प्ले करेंगे, रिहर्सल नहीं हो रहा जो साधारण कपड़ों में आप जाएंगे। आप क्या करेंगे? आप महारानी के गेस्चर में, आप महारानी के गेटअप में आने के लिए आपको पूरी तरह से अपनी मुंह की, अपने कपड़ों की पूरी तैयारी करनी पड़ती है। और फेस का भी है ना, जैसे राजा महाराजा जो होते हैं उनकी फेस पे ग्लो होता है, उनकी फेस पे एक तेज होता है, एक अट्रैक्शन होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल हमारा फेस जो है ऑर्डिनरी विमेन की तरह होता है, वो रानी का फेस बनाने के लिए मेकअप आर्टिस्ट की ज़रूरत होती है। उसी तरह से अगर किसी को गरीब का, बहुत पुअर पर्सन का रोल दिया गया है तो उसको जो है खूब सुंदर और खूब अच्छे कपड़े पहना हुआ और खूब मेकअप करा हुआ ऐसा नहीं दिखाएंगे, फिर उसका मेकअप जो है अलग तरीके का होता है। तो अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर, according to their role which they are playing in the drama or film or whatever it will be, तो उसमें किस तरह के उनका मेकअप होना चाहिए, तो उसके बारे में पोएट्स एंड पैनकेक। पोएट्स मतलब जो लेखक होता है, जो कहानी को गढ़ता है, और पैनकेक्स का मतलब होता है जो मेकअप हम लोग लगाते हैं, उसको अगर आप कॉमन भाषा में कहेंगे तो उसको पैनकेक्स कहते हैं। तो इसीलिए द लेसन्स नेम इज पोएट्स एंड पैनकेक। ठीक है, पीछे ठीक है इतना। चलो, we shall start with the lesson poets and pancake with it is been written by अशोका मित्रन, जो कि एक जेमिनी स्टूडियो से एक तमिल राइटर है और ये जेमिनी स्टूडियो के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। और पहले अगर हम लोग देखा जाएगा तो जो साउथ फिल्म सिटी वॉज वेरी एक्टिव, वहीं से जो है पिक्चरें रिलीज होती थी। अगर हम लोग 90s की अगर हम लोग कुछ फिल्म देखेंगे तो उसमें कई पिक्चर ऐसी हैं जो कि साउथ में, तमिल में, इसमें उसमें बनी और आज भी है। बहुत अच्छी हिट फिल्में आज भी जो है अगर साउथ में बनती है तो उसका रीमेक होता है ना। और वो रीमेक जो है हम लोग क्या करते हैं, हिंदी में करते हैं, क्योंकि एक अच्छी स्टोरी होती है, एक अच्छा डायरेक्शन होता है, तो वो हिंदी के लोग तो ऑल ओवर इंडिया में वो रिलीज हो जाती है, इसीलिए उन लोग ऐसे करते हैं। तो पहले जो है जेमिनी स्टूडियो जो है वो सारी जो है साउथ की फिल्में वहाँ पर बनाई जाती थी, तो वहाँ का बताया गया है। पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटीरियल दैट जेमिनी स्टूडियो बॉट इन द ट्रक लोड्स। वाई इट इज बीन ब्रॉट इन द ट्रक लोड्स, क्यों बुलाया जाता था? क्योंकि हर एक आर्टिस्ट को मेकअप की बहुत जरूरत होती थी। आप और हम घर में शायद मेकअप नहीं करते हैं, मुंह धोया, मॉइस्चराइजर लगाया, हो गया हमारा काम।
लेकिन अगर कोई कैरेक्टर में है तो उसका मेकअप होना बड़ा जरूरी है, अदरवाइज फिल्म कैच नहीं करेगी, उसकी जो पिक्चराइजेशन होगी वो अच्छी नहीं होगी। Greta Garbo must have used it. Miss Gohar must have used it. Vaijayanti Mala must also have used it. But Rati Agnihotri may not have even heard of it. The makeup department of the Gemini studio was in the upstairs of a building that was believed to have been Robert Clegg's stables. A dozens other buildings in the cities are said to have been his residence. For his brief life and even the briefer stay in Madras, Robert Clive seems to have done a lot of moving beside fighting some impossible battles in remote corners of India and marrying a maiden in St. Mary's Church in Fort St. George in Madras. अब ये जो बता रहे हैं, ये स्टूडियो के बारे में बता रहे हैं, जो पुरानी हीरोइंस है उन्होंने पैनकेक के बारे में सुना होगा, पैनकेक इज ए ब्रांड ऑफ द मेकअप, मगर जो न्यू हीरोइंस है, मतलब जब ये लिखा गया होगा उस समय की नई हीरोइन रति अग्निहोत्री होगी। आप लोगों ने तो शायद रति अग्निहोत्री का नाम सुना भी नहीं होगा, ये 90s की हीरोइन थी। और जिस हीरोइंस की ये लोग बात कर रहे हैं वो वैजयंती माला, डेट वाज ऑफ 60s एंड 70s, 60 और 70s की हीरोइन थी, तो इसीलिए उन लोगों को तो मालूम है, दिस इज अ वेरी ओल्ड स्टोरी। और लेकिन जो रिसेंट रति अग्निहोत्री जो रिसेंट थी उसको इस के बारे में उसने सुना भी नहीं होगा। और वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो वो बिल्डिंग जो थी ना, वो ऐसा बोला जाता था स्टेबल्स होते थे वहाँ पर, जो रॉबर्ट क्लाइव वहाँ के जो जनरल हुआ करते थे और अंग्रेजों के टाइम पे, और जब वो यहाँ से जब अंग्रेज चले गए तो वो वाली चीज़ जो है एज ए स्टूडियो यूज हो गई, वो जेमिनी स्टूडियो के नाम से यूज कर दिया था मद्रास में। The makeup room had the look of hair cutting salon with lights at all the angles around half a dozen large mirrors. They were all incandescent lights, so you can imagine the fiery misery of those subjected to makeup. The makeup department was first headed by the Bengali, who became too big for the studio and left. He was succeeded by a Maharashtrian who was assisted by Dharwar, Kardingaga and Andhra, Madras Indian Christian and Anglo-Burmese and the usual local Tamils. All this shows that there was a great deal of national integration long before AIR and the Doordarshan began broadcasting program on national integration. मतलब यहाँ पर वो बताना चाह रहे हैं कि क्रिश्चियंस भी थे, हिंदूज भी थे, तमिल्स भी थे, महाराष्ट्रियन भी थे, मतलब एक नेशनल इंटीग्रिटी थी। हम लोग यही देखते हैं, अगर आप कोई भी हीरो की या हीरोइन की लाइफ देखेंगे तो उसमें कास्ट, कल्चर या रिलीजन का कोई महत्व नहीं रहता है, ऑल आर इक्वल, वो ऐसा समझते हैं। और वो कभी जैसे शादी ब्याह भी होती है तो अपनी अपनी कल्चर अपने अपने कास्ट में होती थी, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है, कोई किसी से भी शादी कर लेता है, एवरीबडी इज फ्री टू यूज हर और ओन बिलीव। तो वहाँ पर ये वहीं से शुरू हुआ था और वो यही जताते हैं कि ये दूरदर्शन जब स्टार्ट हुआ था तो उसमें एक नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब होता है राष्ट्रीय एकता, उसमें जो है उन्होंने पार्टिसिपेट करा। दिस गैंग ऑफ नेशनलिटी इंटीग्रेटेड मेकअप मैन could turn any decent looking person into a hideous crimson mood monster with the help of truckload of pancake and a number of other locally made potion and lotion. वो कहने लगे ये लोग जो है, जो कि अलग अलग कास्ट से आए हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये एक अच्छे भले इंसान को जो है मॉन्स्टर का मतलब है डेमन, यानी शैतान बना सकते हैं। और क्या नाम है, जो लोड ऑफ पैनकेक्स आए हैं, जो इतना मेकअप का सामान आया है, इससे ये उन लोगों को बिल्कुल से चेंज कर देते हैं। Those were the days of mainly indoor shooting and only 5% of the films were shot outside. I support the set and the studio lights needed the girls and boys to be made
to look ugly in order to look presentable in the movie. A strict hierarchy was maintained in the makeup department. The chief makeup man made the chief actor and actress ugly. His senior assistant, the second hero and heroine, the junior assistant, the main comedian and so forth. The players, अब यहाँ पर देखो जैसे हर डिपार्टमेंट का बड़ा होता है, फिर उससे छोटा वाला ऑफिसर होता है, उससे छोटा वाला ऑफिसर होता है, उसी तरह से जो ये मेकअप डिपार्टमेंट था इसका भी पूरा एक सेटअप था। जो चीफ मेकअप आर्टिस्ट होता था वो हीरो हीरोइन को अगली बनाता। अगली मतलब क्योंकि वो लोग जो है ना लिपस्टिक है तो वो डार्क लिपस्टिक कर देंगे, ये लाल ही लगाइए तो डार्क कर देंगे, क्योंकि तुम लोग ने भी अपने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करा होगा तो बहुत ज़्यादा लाल कर देते थे और तो अपने आप को शीशे में देखती तो बोलते अरे यार ये कम करो। नहीं, कम नहीं करना, मैम कहती कम नहीं करना, क्योंकि दूर से दिखाई नहीं देता है, वो दूर से भी दिखना चाहिए, इसलिए हम लोग थोड़ा डार्क मेकअप करते हैं आप लोगों का भी अगर कोई प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करता है। उसी तरह से वहाँ पे भी वो लोग जो है डार्क मेकअप करते थे। तो वो एक फनी लैंग्वेज में कहते हैं कि ये लोग जो हीरो हीरोइन को अगली यानी गंदा बनाने के लिए रेडी रहते थे कि किस तरह से इन लोगों को हम अगली बना दें। On the days when there was a crowd shooting, you could see him mixing his paint in the giant vessel and the slapping it on the crowd players. The idea was to close every pore of the surface of the face in the process of applying makeup. पहला हम लोगों का काम क्या है कि मेकअप के ऊपर जो है ना एक लेयर बनानी चाहिए, एक वैसे जैसे फाउंडेशन हम लोग कहते हैं उस टाइप की एक लेयर होती है, तो वो वैसे में उसको तैयार करते थे और सबके मुंह पे ऐसे फेंकते थे, क्योंकि क्राउड इतना होता था, सबका मेकअप होना है तो फटाफट ऐसे मुंह पे पोत देते थे पूरी तरह से। He wasn't exactly a boy. He was in the early 40s, having entered the studio years ago in the hope of becoming a star actor or a top screenwriter, director or lyric writer. He was a bit of a poet. अब ये जो आए हैं ना, ये एक्चुअली मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए नहीं आए थे, ये आए थे हीरो बनने के लिए, या फिर मैं राइटर बन जाऊँ, या फिर मैं डायरेक्टर बन जाऊँ, या कुछ नहीं तो कम से कम मैं पोएट ही बन जाऊँगी। पोएट टाइप के वो थे तो, लेकिन ये बन क्या गए, आर्टिस्ट बन गए, पैनकेक यूजर बन गए। In those days, I worked in a cubicle, 2 wall sides of which were French windows. Seeing me sitting at my desk, tearing up the newspaper day in and day out, most people thought I was doing next to nothing. It is likely that the boss thought likewise too. So someone who felt I should be given some occupation would barge into the cubicles and deliver an extended lecture. अब क्या होता था, ये क्या करते थे ना, पूरे वक्त तो पेपर फाड़ते रहते थे। क्यों फाड़ते रहते थे पेपर? क्योंकि वो पेपर्स को जो है वो सॉफ्ट करके लगाने के भी काम आता था और वॉश आउट करना पड़ता था, जो खुलते जाते थे उसको भी डिस्पोज करना पड़ता था। लेकिन लोगों को लगता था इसके पास कुछ काम ही नहीं है, मगर तो बैठा बैठा यही काम करता रहता है ना, दूसरे का काम जो है बहुत हल्का नजर आता है। लेकिन क्या होता है, इसको पता है कि मैं कितना इम्पोर्टेंट वर्क कर रहा हूँ। लोगों को यही लगता है कि भाई कभी कभी कोई आता था और उसको लेक्चर भी सुना के जाता था कि यू शुड डू सम वर्क। The boy in the makeup department had decided I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go waste in the department fit only for barbers and perverts. Pervert यानी वो जो किसी अर्थ के नहीं होते हैं, मतलब बहुत ही लल्लू टाइप के जो होते हैं, है ना। और वो कहने लगा, एक लड़का उनको बोलने लगा आपके पास इतना टैलेंट है, लिटरेरी टैलेंट है, यानी वो पोएट है तो साहित्यिक पे कुछ कर सकते थे, तो बोले आपके इतना टैलेंट है मगर आप ये ऐसे वाले वेस्ट वाले काम में लग गए। Soon I was praying for crowd shooting all the time. Nothing short of it could save me from his habit. In all instance of frustration, he बहुत frustrated था because he wanted to become something else. He was a poet and he wanted to become something else. मगर unfortunately क्या होता है, वो बन गया मेकअप आर्टिस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने सर्वाइव करने के लिए हमें कोई ना कोई जॉब तो चाहिए ही रहता है, पैसा तो कमाना ही है।
अब यही ज़्यादा अच्छा है, उसको ये लगा कि अगर मैं इस डिपार्टमेंट में अगर काम करूँगा तो एटलीस्ट कम से कम फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा तो रहूँगा, हो सकता है कभी आगे जाके मुझे कोई चांस मिल जाए। You will always find the anger directed toward a single person openly or covertly, and this man was the makeup department was convinced that all his woes, ignominy and the negative were due to Kothamanga Mangam Sabu। ये जो है इनकी वजह से उसको सारा फ्रस्ट्रेशन सहन करना पड़ रहा है। Sabu was the number 2 at Gemini Studio. He couldn't have had a more encouraging opening in film than other grown-up makeup artist boy had. On the contrary, he must have had to face more uncertain and difficult times. And for when he began his career, there was no firmly established film producing companies or studios. जो दूसरा ये तो चीफ था, इससे जो सेकेंड नंबर पर था वो क्या करता था ना, वो अपना वर्क करता रहता था। ही वॉज वेरी साइलेंट, ही यूज्ड टू गो ऑन वर्किंग, मगर उसको जो प्रॉब्लम रहती थी ना वो ये रहती थी कि भाई जितना भी वो काम कर लेंगे लेकिन इनके काम को एक रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, मतलब एक पहचान नहीं मिलती, एक इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है। अब आज के ज़माने में जो नए नए फिल्म डायरेक्टर्स हैं वो इनको पहचान देने लगे हैं, जैसे रोहित शेट्टी वगैरह हो गए। फिल्म के एंड में ये लोग उनको देखो एंट्री देते हैं ना, उनके बारे में बोलते हैं, उनको बताते हैं ये मेकअप आर्टिस्ट ये है ऐसे करके ना, लेकिन ऐसा पहले और फिल्मों में नहीं होता है। तो ये उनके लिए बिल्कुल ही कॉमन बात थी कि भाई मतलब हमें जो है कोई पहचान नहीं मिलनी है, हमें कोई मतलब हमको कोई नहीं जानेगा। But by virtue of being born a Brahmin, a virtue indeed, he must have had exposure to more affluent situation and people. He had the ability to look cheerful at all the times, even after having had a handful in the flop film. He always had work for somebody. He could never do things on his own, but his sense of loyalty made him identify himself with his principle completely and turn his entire creativity to the principal's advantage. He was a tailor made for film. अब देखो वो क्या बोल रहा है, जो अच्छी क्वालिटी जो साबू में थी वो क्या थी, वो किसी के ऊपर फ्रस्ट्रेट नहीं होता था, वो एकदम काम रहता था और वो क्या करता था ना, जैसा आपको चाहिए वैसा वो बना कर देता था, अपनी मर्जी नहीं चलाता था, अपना इंटेलिजेंस नहीं दिखाता था, अपना शो ऑफ नहीं करता था। वो जैसे आपने बोला कि नहीं ये थोड़ा ऐसा नहीं ऐसा लग रहा है, ऐसा कर दो इसको, ऐसा नहीं ऐसा कर दो, भले उसकी इतनी फिल्में फ्लॉप हो गई थी लेकिन इसके बावजूद बिकॉज ऑफ हिज नेचर, बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड, उसको जो है लोग बहुत पसंद करते थे और उसको चाहते थे अपनी मेकअप आर्टिस्ट डिपार्टमेंट में लेना। और वो साइलेंटली क्या करता था, वो सबके अकॉर्डिंगली बनाता था, अपना दिमाग में लगाता था, बताता था कि ये ऐसा भी देख सकते हो ऐसा भी देख सकते हो, बताइए आप क्या करना है, वो मुझे ये अच्छा लग रहा है तो ठीक है फिर यही बना देता। तो वो अपना मर्जी नहीं चलाता था। एक तरीके से देखा जाए तो वो फिल्म का क्या था, टेलर था। टेलर कैसा था भाई, टेलर को जैसे आप बोलोगे वैसा वो बना देता है ना, वैसा ही ये करता था। He was the man who could be inspired when commanded. The rat fights the tigress underwater and kills her, but takes pity on the cubs and tends him lovingly. I don't know how to do the scene, the producer would say, and Sabu would come out with the 4 ways of the rat pouring affection on his victim offspring. देखो वो अपने आप को क्या करा था, मैं ऐसा था कि मैं टाइगर से, मैं वो चूहा था जो टाइगर से फाइट नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही पानी में आते थे तो पानी में तो वो तो टाइगर्स को गैप्स करने के लिए जो वो रहती थी भाई, वो डूब रही होती थी। हाँ, और ये क्या करता था, उसको काटता रहता था यहाँ वहाँ से, क्योंकि चूहे तो भाई यहाँ से वहाँ से कहीं से निकल के काटते रहते हैं। लेकिन बोले जो है उसकी जो ऑफस्प्रिंग है, उसके जो बच्चे हैं, कब्स है, उसको हम छोड़ देते थे। लेकिन ये कैसा था, वो पूरी की पूरी लविंग और अफेक्शन दिखाता था उन छोटे छोटे कब्स पर और उसको पूरी तरह से सेव करता था। गुड, बट आई एम नॉट श्योर इट इज इफेक्टिव इनफ। वो कहता था ये अच्छी बात है लेकिन मेरे नजर में ये इफेक्टिव नहीं है। The producer would say
and in a minute Sabu would come out with 14 more alternatives. प्रोड्यूसर बताएंगे भाई देखो साबू ऐसा है और ऐसा सीन है और ऐसा ये क्या करना चाहिए बताओ क्या करेंगे, तो वो बताता था भाई ऐसे भी कर सकते हैं हम, ये भी कर सकते हैं। वो 14 अलग अलग तरीके से 14-15 जो है वेज बता देता था। मैम डायरेक्टर साहब अगर आप ऐसे करोगे तो इसका इफेक्ट ऐसे आएगा, ये करोगे तो ये आएगा, तो उसमें से उसको चूज करने के लिए बहुत अल्टरनेटिव होता था। लेकिन जो मेन हमारा जो राइटर है वो जो है खुद ही फर्स्ट्रेट रहता था, वो कहता था ठीक है मैं कर दूंगा, और वो अपने मन से करता था। फिर वो कभी डायरेक्टर को पसंद आए या नहीं आए, इट डिपेंड्स। Sabu film making must have been and was so easy with a man like Sabu. वो कहता था इसके साथ में बहुत कंफर्टेबल हम होते थे और अच्छे से फिल्म बना सकते थे। Around and in ever there was a man who gave direction and definition to Gemini Studio during its golden years. It was Sabu. Sabu had a separate identity as a poet, and through he was certainly capable of more complex and higher form. He deliberately chose to address his poetry to the masses. His success in films overshadowed and dwarfed his literary achievement, or so his critics felt. He composed several truly original story poems in flock, refrain and diction, and also wrote a sprawling novels, Thailana Mohanbala, with dozens of very deftly erected characters. He quite successfully recreated the mood and manner of the Devdasi of the early 20th century. वो क्या करता था ना, वो अपना ये वर्क करता रहता था और अपना जो उसका पैशन था एज अ पोएट, इसका जो पैशन था उसको साइलेंटली वो करता रहता था। और उसने एक देवदासी करके जो उन्हें एक बहुत अच्छी कहानी लिखी और वो जो है लोगों को बहुत पसंद आई, 20th सेंचुरी में लोगों को बहुत पसंद आई। और वो क्या करता था, अपनी जो पोएम्स वगैरह होती थी ना, तो वो पोएम्स दूसरों को सुनाता था, मतलब लोकली सुनाता था। जैसे मैंने तुमको सुना दी और तुमने कहा ये बहुत अच्छी सुना रही है, सुनाइए इनको, तो फिर उसको सुना दी, फिर उसको सुना दी, लाइक दिस इज कॉल्ड लोकली, अपना प्रचार करना, लोकली करना। He was an amazing actor. He never aspired to lead roles, but whatever subsidiary role he played in any of the films, he performed better than the supposed main player. He had a genuine love for anyone he came across, and his house was a permanent residence for dozens of near and far relatives and acquaintances. मतलब वो इतना अच्छा था कि सबके लिए बहुत हेल्पफुल था। यहाँ तक कि उसके गांव से कोई भी आता था तो परमानेंटली उसके घर में लोग रहते ही रहते थे। यानी आज वो आ गया तो वो इसके घर में रुकेगा, वो आ गया उसके घर में रुकेगा, वो आ गया उसके घर में रुकेगा, मतलब एक परमानेंट रेसिडेंस हो गया था लोगों के लिए। बहुत हेल्पफुल नेचर था और जब भी उसको छोटा मोटा कोई रोल मिलता था तो वो दूसरों से बेटर उसको प्ले करता था। It seems again Sabu's nature to be even conscious that he was feeding and supporting so many of them. Such a charitable and improvident man, and yet he had enemies. Was it because he seemed so close and intimate with boss? बोले लेकिन इसके बावजूद ना, मतलब वो इतना अच्छा इंसान कि लोगों को मुफ्त में खिला रहा है, ये एक चैरिटेबल है, मतलब एक समाज सेवा है, और वो अपने बॉस की हर कहना मानता है। इसके बावजूद उसके पास उसके जो है दोस्त का वो दुश्मन ज्यादा थे। तो क्यों? क्योंकि वो बॉस को खुश रखता था, वो अपने बॉस का हर काम करता था। वर्क से ही इंसान जो है बॉसेस को खुश कर सकता है ना। अगर आपका वर्क अच्छा नहीं है तो आप नहीं खुश कर सकते। और was it his general demeanor that resembled a psychopath's, or his readiness to say nice things about everything? In any case, there was this man in the makeup department who would wish the direst things for Sabu. और ये एक आदमी जो इसके पीछे पड़ा था, जो कितना अच्छा साबु था, लेकिन उसको हमेशा गलत क्योंकि चिढ़ता था, वो ये काम नहीं कर पाता था तो वो चिढ़ता था, तो अपने फ्रस्ट्रेशन में उसको जो है गलत बोलता था। You saw Sabu always
with the boss, but in the attendance role he was grouped under the department called the story department, comprising a lawyer and an assembly of writer and the poets. The lawyer was also officially known as the legal advisor, but everybody referred to him as the opposite. An extremely talented actress who was also extremely temperamental once blew over on the set. While everyone stood stunned, the lawyer quietly switched on the recording equipment. When the actress paused for breath, the lawyer said to her, "1 minute please." वो क्या करने लगा कि वो उसके ऊपर ना कोई भी आके ना गुस्सा भी हो जाता था। एक बार चलो इतना कर लेती हूँ। एक बार एक एक्ट्रेस जो है उसके ऊपर बहुत बुरी तरह से गुस्सा हो गई थी और वो एक्ट्रेस जो है इतनी बस हो गई थी कि बस फिर जैसे वो पॉज दिया उसने गुस्से को शांत करने के लिए, तभी उसने बोला ओके 1 मिनट, उसके भी गुस्से को शांत करने के लिए उसने पूरे एफर्ट्स करे। तो नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू कंप्लीट।